मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, ये आज की क्लास का टॉपिक है अपना। इसमें मैं आपको मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, जिला न्यायपालिकाएं, इनके संबंध में बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश से ही मतलब नहीं है, किसी भी राज्य में कितनी तरह की न्यायपालिकाएं होती हैं, न्याय व्यवस्था का क्या स्तर होता है और किस तरीके से पूरा न्याय प्रशासन चलता है किसी भी राज्य के अंदर। तो हम इस लेक्चर में इसी सब के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जो है इस लेक्चर में जानेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट में जो सबसे बड़ी न्यायालय होता है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। केंद्र की बात करें तो केंद्र का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और स्टेट में हाई कोर्ट होता है किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, है ना। न्याय व्यवस्था अलग तरीके से चलती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसमें उसके अंतर्गत आपके हाई कोर्ट आते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थापित होते हैं। हाई कोर्ट के अंतर्गत फिर जिला कोर्ट आते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको अपन बोलते हैं, जो कि सभी जिलों में स्थित होते हैं। और उनके अंतर्गत फिर अन्य कई प्रकार के कोर्ट आते हैं जो कि अभी अपन आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संबंध में कुछ तथ्य जानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 214 के तहत जो है अपने देश में प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। ये आर्टिकल आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। क्यों ध्यान में रखने हैं? क्योंकि पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण होते हैं और आर्टिकल सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या? एक अभिलेख न्यायालय है जिसके निर्णय के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे हमें इसको समझना होगा कि ये क्या मतलब है इसका। तो जो हाई कोर्ट होता है वो एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि उसके जो आदेश होते हैं उन आदेशों को आधार बना करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना आदेश दे सकती है ना। माने कि किसी केस में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और वैसा ही या उससे ही मिलता जुलता केस किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश को आधार बना करके उसको मेंशन करके अपने आदेश को दे सकती है। तो हाई कोर्ट क्या एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके निर्णय के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय कौन से हो गए? हाई कोर्ट के अंडर में वो सभी न्यायालय आते हैं जो किसी भी राज्य में मौजूद होते हैं, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या स्पेशल कोर्ट हो या अन्य कोई भी प्रकार का कोर्ट हो, वो सभी अपने आदेश या अपने निर्णय दे सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट किसके निर्णय को आधार बना सकता है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बना सकता है। किसी भी संबंध में जो है निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट के में दिए गए पहले के निर्णय को वो आधार बना करके काम कर सकता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यानी कि 227 क्या कहता है? 227 कहता है कि जो हाई कोर्ट है, किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है। अधीक्षण का मतलब क्या होता है कि उन जितने भी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जितने भी कोर्ट आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अन्य किसी भी राज्य में मौजूद कोर्ट है, उन सभी कोर्ट्स की व्यवस्था करने का काम उस प्रदेश के हाई कोर्ट का होता है। अब व्यवस्था से क्या मतलब है? जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो वो कौन करेगा? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह उसकी नियुक्ति वगैरह करता है, ठीक है। तो ये सारे काम
कौन कर सकता है? आपका उच्च न्यायालय कर सकता है। इसी प्रकार से यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उसका फैसला हो जाता है तो उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट के अंदर। यदि आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ चुनौती दे सकते हैं। ठीक है। सो जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। वो उससे हाई कोर्ट जो है सारे जितने भी उसके अंडर में आने वाले जितने भी कोर्ट हैं उन सभी का अधीक्षण कर सकता है। ठीक है। उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को पलट सकता है, ये भी शक्ति होती है उच्च न्यायालय के पास में। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि कोई आदेश पारित करता है तो हाई कोर्ट के पास में ये शक्ति है, ये पावर है कि वो उस आदेश को कैंसिल कर सकता है या अवैध घोषित कर सकता है या एक नया आदेश पारित कर सकता है। ठीक है। भारत के मध्य में मध्य क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र लिखा हुआ है, भारत के मध्य क्षेत्र में आजादी से पूर्व ही उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को नागपुर में की गई थी। यानी कि आजादी से पूर्व जो है आपका जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था और ये जो पूरा जो क्षेत्र है आपका मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो उस समय नागपुर इसकी राजधानी था। ये मैंने आपको बताया था कि नागपुर जो है इसका राजधानी था इस पूरे क्षेत्र की। ठीक है। तो नागपुर में जो है 2 जनवरी 1936 को स्थापना की गई थी उच्च न्यायालय की आजादी से पहले, यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन से पहले। ठीक है। फिर बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया उसके बाद में हाई कोर्ट जो है अब कहां पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। जो उसका मुख्य पीठ है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, यदि इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ और तथ्य मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संबंध में। आजादी के पश्चात मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को जबलपुर में स्थापित किया गया। ठीक है। यानी 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हाई कोर्ट की स्थापना की गई जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया। तो मध्य प्रदेश के गठन से पहले जब मध्य प्रांत क्षेत्र था उस समय नागपुर में था हाई कोर्ट, जो कि उसके बाद में आजादी के पश्चात जबलपुर में हाई कोर्ट को स्थानांतरित किया गया और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वर्तमान समय में जो है कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। उसकी मुख्य पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? जबलपुर है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसकी 2 अन्य खंडपीठ जो है आपकी स्थापित की गई हैं। कहां पर की गई हैं आपकी? तो ये 1968 है, ये आपका 63 नहीं है, आप इसको 68 कर लेना। 1968 में इंदौर तथा ग्वालियर में खंडपीठ स्थापित की गई हैं और इसकी तीसरी खंडपीठ जो है अभी आपकी प्रस्तावित है। कहां पर? भोपाल में, है ना। यानी भोपाल में इसकी तीसरी खंडपीठ बननी है जो कि प्रस्तावित है। सो 28 नवंबर 1968 को ये डेट है। 28 नवंबर 1968 को इंदौर तथा ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठ स्थापित की गई है। यानी मुख्य पीठ कहां पे है? जबलपुर में है और इसकी 2 अन्य खंडपीठ कहां पे है? आपकी इंदौर तथा ग्वालियर में स्थापित की गई है 28 नवंबर 1968 को। और तीसरी प्रस्तावित है कहां पर? भोपाल में। अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 36 है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 36 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं आपके और बाकी के 35 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरीके से टोटल जो आपका न्यायाधीश है वो 36 है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में है जो। ठीक है। सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यदि इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सी एम हिदायतुल्ला थे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश होने का भी गौरव प्राप्त है। तो एम हिदायतुल्ला जो है आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे, मुस्लिम न्यायाधीश, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी यही थे। कौन? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में ये पूछा है, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जैसे मैंने बताया कि ये पहले वाला जो पॉइंट होता है, ये तो आप ये मान के चलो कि 1 नंबर इनका पक्का है, इसका आपका सबका कम से कम पहला तो आपको याद होना चाहिए। पहला राज्यपाल, पहला आपका विधानसभा का अध्यक्ष, पहला मुख्यमंत्री, पहला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये आपको पहले वाले याद होने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले उच्च न्यायाधीश थे, और फिर बाद में जब ये यहाँ से उच्च न्यायाधीश के पद पर थे पहले, उसके बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं ये आगे जाकर के। और ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। प्रथम महिला न्यायाधीश लिखना है यहाँ पे, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है। प्रथम महिला न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपकी सरोजनी सक्सेना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसा अभी मैंने बताया था कि जो हाई कोर्ट होता है उसमें कुल 36 न्यायाधीश है, 36 न्यायाधीश है अपने हाई कोर्ट में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी के 35 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादातर 35 न्यायाधीश, 35 जो अलग अलग आपके जज होते हैं वो उन केसेस को सुनते हैं। तो पहली महिला न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय में बैठती हैं वो कौन थी? आपकी सरोजनी सक्सेना थी, जो कि प्रथम महिला न्यायाधीश थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। मध्य प्रदेश में जजों की ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय विधि अकादमी की स्थापना 2002 में भोपाल में की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। किनकी ट्रेनिंग हेतु? जजों की। तो जज की नियुक्ति होती है, चाहे वो किसी भी कोर्ट के लिए जज की नियुक्ति होती हो, उन सभी जजों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? भोपाल में राष्ट्रीय विधि अकादमी में होती है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वकीलों की ट्रेनिंग हेतु एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। यानी एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका कब की गई थी? इसकी स्थापना ये की गई थी आपकी वर्ष 2004 में। कहां पर? ग्वालियर में। तो वकीलों की ट्रेनिंग कहां पे होती है? ग्वालियर में। और जजों की ट्रेनिंग कहां पे होती है? आपकी भोपाल में, जो है राष्ट्रीय विधि अकादमी है भोपाल में, वहां पर जजों की ट्रेनिंग होती है। तो ये मैंने आपको तथ्य बताए हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आपको बताया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1 नवंबर 1956 को स्थापित की गई है। कहां पर? जबलपुर शहर में स्थापित की गई है। इसकी मुख्य पीठ जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ जो है आपका, एक इंदौर में है, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में है। तीसरी खंडपीठ इसकी प्रस्तावित है, भोपाल में बनना है आपकी तीसरी खंडपीठ। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल 36 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से 35 आपके न्यायाधीश कैसे होते हैं? सामान्य न्यायाधीश होते हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन रहते हैं। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे, जो कि अपने भारत की सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, और भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें किसी को क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछे, अदरवाइज पे मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताता हूं इसमें। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको अभी तक उच्च न्यायालय के संबंध में बताया, हाई कोर्ट के संबंध में बताया, जो कि किसी भी प्रदेश में केवल एक ही होती है। ये जो मैंने तथ्य बताए हैं आपको केवल मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, सभी राज्यों में हाई कोर्ट होती है, और सभी राज्यों में वही आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है, जो कि मध्य प्रदेश में मैंने बताया आपको
आर्टिकल नंबर 214 के तहत किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसी आर्टिकल के तहत भारत के सभी राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। हाँ, इतना अंतर है कि सभी राज्यों में जो है आपका जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में अंतर होता है ना, न्यायाधीशों की संख्या में सभी राज्यों में अंतर होता है। उत्तर प्रदेश की न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं, ये एक फैक्ट बनता है आपका। सर्वाधिक न्यायाधीश कहाँ के किस राज्य की न्यायालय में, आपके सर्वोच्च न्यायालय में, तो उत्तर प्रदेश के न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश की संख्या मौजूद है। आगे देखते हैं पर इसमें तो अन्य न्यायालय देखते हैं, हाई कोर्ट के अलावा किसी राज्य में और कौन कौन से न्यायालय होते हैं उनको देखते हैं हम। तो पहले नंबर पे आता है आपका जिला न्यायालय। तो अनुच्छेद 233 में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। तो कौन से आर्टिकल के तहत जिला न्यायालय की स्थापना होती है? आर्टिकल नंबर 233 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ यानी उच्च न्यायालय के अधीन जो है जिला न्यायालयों की स्थापना होती है किसी भी राज्य में। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, किसी भी राज्य में आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायालयों की स्थापना होती है। और जिला न्यायालय किसके अधीन होते हैं? तो वो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि चाहे वो जिला न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी प्रशासन के अधीन नहीं होता है। ये जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय विभाग है, ये प्रशासन के अधीन नहीं होता है, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, इनकी व्यवस्था अलग ही चलती है। ठीक है, जो जिला न्यायालय है, जो ग्राम न्यायालय है वो जिला न्यायालय के अधीन होगा, जो जिला न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के अधीन होगा, और जो उच्च न्यायालय है वो किसके अधीन होगा? वो अधीन होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के। और सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार की भूमिका में होता है राष्ट्रपति की। सर्वोच्च न्यायालय किसकी भूमिका में होता है? आपका सलाहकार की भूमिका में होता है, राष्ट्रपति की सलाहकार की भूमिका में काम करता है। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री का भी उस पर काबू नहीं होता है सर्वोच्च न्यायालय पर। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून पारित, किसी कानून को कैंसिल कर देता है या कोई निर्णय दे देता है, तो उस निर्णय को बदलने का अधिकार गवर्नमेंट को भी नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कानून बना देती है, कानून पारित कर देती है और फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको कैंसिल कर देता है, ऐसा भी कई बार होता है ना। तो कानून बनने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और उस कानून को कैंसिल करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास में मौजूद है। तो जिला न्यायालय की मैं बात कर रहा था। अनुच्छेद 233 के तहत हर राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्य न्यायाधीश कहा जाता है, और जब सिविल मामलों की जांच करता है तो वह जिला सत्य न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो तरह के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी मामले। आपने सुना होगा, इसको हिंदी में वर्ड है दीवानी और फौजदारी मामले। ठीक है, तो दीवानी मामले कौन से होते हैं? जिसमें अपराध जो किया जाता होगा दीवानी मामलों में, वो होता है आपका कैसे अपराध? पैसे से लेन देन संबंधी जो अपराध होते हैं वो दीवानी मामले कहलाते हैं, है ना। जैसे किसी की जमीन हड़प ली है या किसी से धोखाधड़ी का मामला है, पैसे से संबंधित जो मामले होते हैं या वो सब मामले आपके दीवानी मामलों में आते हैं। और फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जो लड़ाई झगड़े वाले, मर्डर केस हैं, इस तरह के जो मामले हैं वो सब आपके फौजदारी मामले कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आपराधिक काम करता है तो अगर जज उसको जो है सुनना है, आपराधिक मामलों पे विचार कर रहा है, तो वो सत्य न्यायाधीश कहलाता है। ठीक है, या वो कोर्ट आपका सेशन कोर्ट कहलाती है। और यदि वह जज आपका सिविल मामलों को सुनना है यानी कि दीवानी मामलों को सुनना है, तो वह कोर्ट आपकी फिर जिला एवं सत्य न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है वो न्यायाधीश। अब ये तो जिला न्यायालय की बात हुई। राजस्व न्यायालय की बात करें अपन, तो राजस्व संबंधी दीवानी प्रकरणों की सुनवाई के लिए ग्वालियर जिले में राजस्व मंडल का गठन किया गया है। यानी कि राजस्व संबंधी जो दीवानी मामले होते हैं, राजस्व विभाग से मतलब क्या हो गया आपका, जो राजस्व विभाग क्या होता है? जमीन की नाप तोल करने वाला विभाग, या आपका
और भी जो राजस्व मामले होते हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है उनसे संबंधित जो सुनवाई होती है उसके लिए राजस्व मंडल का गठन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये राजस्व मंडल? आपका ग्वालियर जिले में स्थित है। वर्ष 2011 में भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन कर राजस्व निगरानी एवं सुनवाई के सारे अधिकार राजस्व न्यायालय को प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, ये एक आपको तथ्य याद रखना है कि जो राजस्व न्यायाधीश है आपका, राजस्व न्यायालय जो है वो राजस्व संबंधी सभी मामलों को सुनवाई करने का उसको अधिकार है और ये आपका जो है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों न्यायालय मैंने आपको बताए। दो न्यायालय और बताए आपको, जिला न्यायालय जो कि हर जिले में स्थित होता है। ठीक है, और एक राजस्व न्यायालय, ये एक विशेष न्यायालय होता है जिसको केवल दीवानी मामलों या भूमि राजस्व संबंधी दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसके कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसे जो है आपका ग्वालियर जिले में स्थापित किया गया है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यदि इसमें कुछ तथ्य पूछना हो आपको तो पूछ भी सकते हैं। अब आता है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट या फास्ट ट्रैक न्यायालय। ये आजकल आपने बहुत सुने होंगे इनके संबंध में। फास्ट ट्रैक न्यायालय ये क्या होते हैं? आपके आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से यानी बहुत जल्दी निपटाने के लिए 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में की गई थी। कब से प्रारंभ हुए हैं आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट? 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुए हैं 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर। ये आपको याद रखना है, 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2001 से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? जो आपराधिक मामले होते हैं उनको त्वरित रूप से यानी जल्दी जल्दी निपटाना इनका काम है। काफी लंबे लंबे समय तक पेंडिंग केसेस रहते थे, उन पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में राज्य में कुल 85 फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित हैं। यानी कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट अपने यहाँ स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर? तो 85 जो है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। अब वो अगला न्यायालय है आपका श्रम एवं परिवार कल्याण न्यायालय। ये आपका एक अन्य न्यायालय का प्रकार है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1935 के तहत सभी संभागीय मुख्यालयों में, संभागीय या है आपका, संभागीय मुख्यालयों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई है। अब परिवार न्यायालय क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है? ये जो न्यायालय होते हैं परिवार न्यायालय, ये पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, फैमिली कोर्ट के नाम से जाना जाता है इनमें। जैसे पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो, इस तरह के जो विवाद होते हैं, भाई भाइयों में कोई संपत्ति को लेकर विवाद होता है, यानी पारिवारिक जो मामले होते हैं उनको जल्दी निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी आपकी अधिनियम 1935 के तहत। मध्य प्रदेश में औद्योगिक अधिनियम 1960 के अंतर्गत 25 श्रम न्यायालयों की भी स्थापना की गई है। तो श्रम न्यायालय क्या होते हैं आपके? ये जो श्रम विभाग से संबंधित या जो फैक्ट्री कानून वगैरह जो रहते हैं उनसे संबंधित जो भी केसेस आते हैं वो सब श्रम न्यायालयों में जाते हैं। और मध्य प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये दो और अन्य न्यायालय मैंने आपको बताए। एक तो मैंने आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बताया और एक परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने आपको जिला न्यायालय बताया था और जिला न्यायालय के अलावा मैंने आपको जो है एक और बताया था, उसमें वो था आपका राजस्व न्यायालय। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राम न्यायालय। अभी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में बताया था जो कि जिला स्तर पर मौजूद होता है, लेकिन कई बार जिला स्तर पर जो मौजूद कोर्ट है उस पर बहुत ज्यादा भार आ जाता है, तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है, यानी कि विलेज कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो जिला कोर्ट पर मौजूद भार को कम करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 1989 लाया गया, जिसके तहत 10 अथवा 10 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक ग्राम न्यायालय की स्थापना
की जाती है। ठीक है, तो कितने आपके 10 या 10 से अधिक ग्राम न्यायालयों को मिलाकर के एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये आपको तथ्य याद रखना है ग्राम न्यायालय से संबंधित, है ना। ग्राम न्यायालय में 20,000 रुपए तक के दीवानी मामले और 2 वर्ष से कम सजा के फौजदारी मामलों की सुनवाई हो सकती है। यानी कौन से मामले इसके अंतर्गत सुने जा सकते हैं? 20,000 रुपए तक के दीवानी मामले, ठीक है, और 2 वर्ष से कम जिनमें सजा हो रही हो ऐसे फौजदारी मामलों को यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है ग्राम न्यायालय के अंतर्गत, है ना। इसके बाद अगले नंबर पे आता है विशेष न्यायालय या स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं आपके? 1989 में अनुसूचित जाति, ये जाति लिखा हुआ है आपका, 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिला न्यायालय में एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है, और ये विशेष न्यायालय क्या काम करेगा आपका? तो ये विशेष न्यायालय आपका अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के जो फरियादी है उनकी जो न्याय है आपका या उनके संबंध में जो भी केसेस है उनकी सुनवाई विशेष न्यायालय के अंतर्गत होती है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अत्याचार जो होते हैं उनके केसेस की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। तो मैंने आपको विशेष न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इन सब के संबंध में मैंने आपको बताया। स्वयं न्यायालय, परिवार न्यायालय, इतने तरह के मैंने आपको न्यायालय बताए। और इसके अलावा एक तो मुख्य न्यायालय होता ही है जिसको अपन हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं किसी भी राज्य के अंदर। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सो मुख्य न्यायाधीश का नाम और उसका कार्यकाल ये हमें देखना है। सो CM हिदायतुल्ला, ये 1/11/1956 से 12/12/1958 तक इनका कार्यकाल रहा है M हिदायतुल्ला का। श्री GP भट्ट 13/12/1958 से 22/9/1959 59 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। PV दीक्षित 22/9/1959 से 18/3/1969 PV दीक्षित। विशंबर दयाल 69 से 72। PK तारे 72 से 75 तक इनका कार्यकाल रहा है, PK तारे। फिर शिवदयाल आपका 1975 से 1978 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर AP सेन 78 से आपका ये 28/2/1978 से 14/7/1978 यानी कुछ महीने का ही इनका कार्यकाल था AP सेन का। फिर आपका GP सिंह, ये 78 से 84 तक का इनका कार्यकाल था। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से, जिनका नाम आपको एकदम से याद होना चाहिए, वो है M हिदायतुल्ला, है ना। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं जो है आपको अगली स्लाइड पे बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड देखते हैं अपन। नेक्स्ट नंबर पे आता है नाम CGL ओझा, जो कि 1984 से 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। JS वर्मा 1986 से 1986 तक, यानी कि 14/6/1986 से 27/8/1986, मतलब मुश्किल से 2 महीने के करीब ये आपका जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ND ओझा, ND ओझा आपका 8/1/1987 से 18/1/1988 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं।
जीजी साहानी, ये आपका 1988 से 1989 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। एस के झा आपके जो है 1989 से 1993 तक जो है आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। यूएल भट्ट 1993 से 1995 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। एस के माथुर 1996 से 1999 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। एस के माथुर और भवानी सिंह, ये 2000 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। तो ये मैंने आपको मुख्य न्यायाधीश बताए हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और बच गए हैं, उनको और देख लेते हैं अपन। कुछ और मुख्य न्यायाधीशों को देखते हैं अपन। इसके बाद नाम आता है कुमार राजाथरम, ये 2003 से 2004 तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। आईवी रविंद्रन, ये जो है आपके आईवी रविंद्रन 2004 से 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। आईवी रविंद्रन। ए के पटनायक, ये 2005 से 2009 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। एसआर आलम 2009 से 2011 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। श्री शरद अरविंद बोबडे, ये 2012 से 2013 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। श्री अजय खंडविलकर, ये 2013 से 2016 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। अजय खंडविलकर। हेमंत गुप्ता जो है आपके 2017 से और 2018 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हेमंत गुप्ता। सी एस के सेठ, ये 2018 से 9/6/2019 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। एस के सेठ। और वर्तमान में कौन है आपके? सी अजय कुमार मित्तल। ये वर्तमान का नाम आपको ध्यान, एक तो पहले वाला नाम और एक वर्तमान वाला नाम, ये दो नाम तो आपको याद होनी चाहिए हर किसी पोस्ट से संबंधित। और यदि बीच में कोई महिला बन गई हो तो वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका महिला का नाम अलग से पूछ लिया जाता है। ठीक है। सो वर्तमान में कौन है? सी अजय कुमार मित्तल। 3/11/2019 से इनको जो है मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है। और ये वर्तमान में भी जो है मुख्य न्यायाधीश हैं।